अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपने जूनियर से रब्ता किया था जिन्होंने इन 14 to 15 डेज़ में एमडीकेट का टेस्ट दिया था, और उनसे पूछा था कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। तो उन्होंने मुझे जो है ना अपनी मिस्टेक्स का बताया, तो वो सारी मिस्टेक्स जो है ना वो मैंने 7 to 8 पॉइंट्स में कंपाइल की था, और वो जो है ना 7 to 8 पॉइंट्स मैं आपको इंशाल्लाह भी बताऊंगा। तो आपने वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो उसको देखना है और उसको गौर से सुनना है, ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप उन मिस्टेक्स को जो है ना वो रिपीट ना करें, और आपको जो है ना मार्क्स आपके कम ना आए। और इंशाल्लाह अगर आप इन मिस्टेक्स को जो है ना वो कंपेंसेट करेंगे तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, 170 प्लस मार्क्स आए, तो आपने जो है ना ये सारे पॉइंट्स देखने। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट का। पिछले सालों में जो टेस्ट होते थे उसमें ये होता था कि आपने फिलिंग करनी होती थी सर्कल में एमसीक्यूज़ के लिए। इस बार ये कि ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप जैसे एमसीक्यूज़ पे क्लिक करते हैं वो एमसीक्यूज़ हो जाता है, अटेम्प्ट हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल मसला नहीं होता। और इस बार तो जो टेस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू जो पिछले सालों के टेस्ट होते हैं वो बहुत ईजी है। तो आप इजीली होकर टेस्ट करें। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दें और स्टेटमेंट को रीड ना करें और जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करें। तो इससे ये होगा कि आपसे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपकी जल्दी करने की वजह से आपके जो है ना वो मार्क्स कम आएंगे। तो आपने इजीली होकर टेस्ट करना है, बिल्कुल जो है ना जल्दी नहीं करनी। सेकेंड पॉइंट ये कि इस बार मैंने स्टूडेंट्स से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट जो है ना वो दिए ही नहीं है, मतलब उनको सॉल्व ही नहीं किया। तो आपको आराम से वेबसाइट्स पे मिल रहे हैं, फेसबुक पेजेस पे जो है ना वो टेस्ट मिल रहे। तो आप ज़रूर उन जो है ना टेस्ट को सॉल्व करें जाके, उनसे तकरीबन 15 to 20 MCQs हर टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो आपने जाके ये करने के प्रैक्टिस टेस्ट जो है जो पीएमसी के पेड है, wisegood.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना सारे टेस्ट जो है ना ये सब मिल जाते हैं। तो आपने जाके उन टेस्ट को सॉल्व करना है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि नेट सर्विस का जो है कुछ स्टूडेंट को इशू आ रहा है, बाकी जो है ना उनका तो इंटरनल सिस्टम में इतना इशू नहीं होता। लेकिन आपने भी एहतियात करना है, इस तरह करना है कि आपने टेस्ट के लिए टाइमिंग तो ज़्यादा होती है, तो आपने तकरीबन 10 to 15 मिनट्स अर्ली अपना टेस्ट जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करनी है। जब आपने टेस्ट जो है ना 10 to 15 मिनट्स अर्ली ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद डायरेक्ट अपना टेस्ट जो है ना वो सबमिट नहीं करा देना। क्योंकि मैंने जो है ना कुछ एफ बी पेजेस पे देखे, उन्हें अथेंटिक सोर्स से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है कि इससे ये होगा कि जो एमसीक्यूज़ आपने किए तो उसका डेटा अभी तक जो है ना स्लो नेट की वजह से वो पूरा नहीं चला जाता उधर उनके सिस्टम में। तो आपने थोड़ा इंतज़ार करना है और डायरेक्ट जो है ना टेस्ट सबमिट नहीं कराना। तो जब आप इंतज़ार करेंगे, आखिर में जब टेस्ट के लिए 2-3 मिनट रह जाएंगे, तो उस वक्त आपने अपना टेस्ट सबमिट कराना है। इससे ये होगा कि आपके एमसीक्यूज़ सारे जो है ना उनके पास सबमिट हो जाएंगे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो स्किप एंड रिव्यू एमसीक्यूज़ का है। आपके पास टाइम ज़्यादा है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है एमसीक्यूज़ को स्किप करने के लिए। आप जब पहली बार उसको रीड दे रहे, पहली बार उसको पढ़ रहे, तो उसी वक्त उसको सॉल्व करें। उसी वक्त जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोबारा जो है ना, जब आपने पूरा टेस्ट कर लिया, तो आपको जो स्किप एमसीक्यूज़ आपने कोई किया ही ना होगा, तो आपको उस एमसीक्यूज़ को दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे ये होगा कि जो एक र्यूमर फैली हुई है कि स्किप एमसीक्यूज़ की वजह से और रिव्यू एमसीक्यूज़ की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो रहे, तो वो आपका इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो फिज़िक्स का है। फिज़िक्स मतलब ज़्यादातर लड़के पहले सोच रहे थे कि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत टफ एमसीक्यूज़ होंगे, तो हमारा टाइम इस पर ज़्यादा लगेगा, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो इस तरह नहीं है। फिज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ है उसमें ज़्यादातर स्टेटमेंट से ईजी बुक से उन्होंने उठाई हुई है, तो डिफिनीशंस वगैरह की स्टेटमेंट है, तो वो आप इजीली जो है ना उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिज़िक्स का प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसमें इतना टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिज़िक्स की वजह से डर जाते हैं। फिर जो दूसरा मतलब इजी सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है। ये 6 पॉइंट में केमिस्ट्री ये है कि केमिस्ट्री से ज़्यादातर आया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर से, और अगर फर्स्ट ईयर से आए तो वो जो है ना न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ जो आए। तो केमिस्ट्री का मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसका पूछ रहे थे। फर्स्ट ईयर में ये है कि जो मोल चैप्टर है उसके जो फार्मूला है सारे, उससे उसके बेस पे एमसीक्यूज़ आए, और इसके साथ जो कन्वर्जन है मोल टू मोल, और ये जो है इससे क्वेश्चन है। सेकंड जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, उसमें जो बोर का हाइड्रोजन फार्मूला है उसमें से एमसीक्यूज़ है, उस फार्मूले के उसके बेस पे एमसीक्यूज़ दिए हुए। और इसी के साथ साथ जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनसे जो है ना एमसीक्यूज़ आए उन्होंने उठाए हुए। और जो थर्ड चैप्टर है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसमें से जो मॉलिक्यूल के शेप्स है और इसके जो एंगल है
तो वो तो ईजी है, आपने वो याद रखने हैं, उनसे इन्होंने जो है ना MCQs उठाए हुए। इसी तरह जो गैसेस का चैप्टर है उसमें हमारे पास जो PV = nRT का फार्मूला है, उसके बेस पे जो वैल्यूज़ है उससे इन्होंने MCQs उठाए हुए। साथ साथ में जो टेम्परेचर कन्वर्जन है कि केल्विन को जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करे या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करे, इससे MCQs उन्होंने उठाए हुए। साथ में जो आइडियल नॉन आइडियल गैसेस का फार्मूला फिर लास्ट में उन्होंने जो है डिराइव किया हुआ है, तो उससे भी MCQs है। और इसी के साथ साथ जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है उसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, उस फैक्टर से उन्होंने जो है ना थोड़े MCQs 1-2 उठाए हुए हैं। और इसी के साथ साथ फिर जो थर्मोकेमिस्ट्री उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उनमें से जो MCQs उठाए हुए हैं। फिर 7th पॉइंट जो आ जाता है वो है बायो का। तो बायो में 30 to 35 MCQs वो इजी है जनरल स्टेटमेंट से, बुक से। बाकी कुछ MCQs इस तरह के जो फेडरल से आए और या KPK के बुक्स, जो KPK के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टफ इसलिए होंगे क्योंकि उधर जो है ना आपकी बुक्स उन्होंने उठाए हुए लेकिन थोड़े से टेक्निकल स्टेटमेंट्स दे दिए, थोड़े घुमा फिरा के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, तो वो भी इंशाल्लाह ईजी होंगे। बस बायो की कंपनसेशन जो आपने करनी है वो आपने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में करनी है। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में कैसे करनी है कि इंग्लिश बहुत इजी आ रही है। अच्छा, इंग्लिश में ये है कि आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेज है और आर्टिकल प्रीपोजिशन हो गई और इसी तरह स्पेलिंग्स होगी, पंक्चुएशंस होगी, तो बहुत इजी है। और इस तरह लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत इजी कॉज एंड इफेक्ट के स्टेटमेंट्स आ रहे जो कि बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट्स है, उनको आप इजीली जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। मुझे जो स्टूडेंट्स ने बताया कि मतलब इतनी आसान इंग्लिश आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा था कि शेक्सपियर है उसकी स्पेलिंग क्या है, दूसरे स्टूडेंट से पूछा था कि मूवमेंट जो है ना, मूवमेंट उसकी स्पेलिंग क्या है, और इसी तरह नॉन जो है ना उसकी स्पेलिंग क्या है। तो बहुत इजी है। तो आप अपनी जो बाकी फ़र्ज़ के केमिस्ट्री या बायो या फिज़िक्स में आपसे कोई MCQs जो है ना वो इधर उधर हो जाता है, तो आपने उसको कंपनसेट करना है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में। ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, ये मिस्टेक्स आपने रिपीट नहीं करनी। और इंशाल्लाह मेरा अभी रब्ता हुआ है 181 वाले जो स्टूडेंट है जिसके मार्क्स आए, तो इससे इंशाल्लाह डिटेल इंटरव्यू में आपके साथ शॉर्टली शेयर करूँगा।